जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और थीम्स इंडियन हिस्ट्री का डिस्कशन चल रहा है और यूनिट 4 थिंकर्स बिलीफ एंड बिल्डिंग्स पर हम बात कर रहे हैं। उम्मीद है आपने पिछले 3 पार्ट्स को देखा होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की हैं और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हमने साथ में ही कवर किया है। नाउ हम काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन स्तूपास पर बात करने वाले हैं और यहाँ से सिविल सर्विसेज 2023 में 2 सवाल पूछे गए हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन सीडीएस सीएपीएफ इनमें भी पूछे गए हैं, तो साथ के साथ हम उन सवालों को भी कवर करेंगे। देखिए, अगर हम स्तूपा की बात करें उससे पहले हम बुद्धिस्ट आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस को समझते हैं। तो देखिए, बुद्धिस्ट आइडिया और प्रैक्टिसेस जो हैं ये इमर्ज हुई हैं एक तरीके से प्रोसेस ऑफ डायलॉग के रूप में, और ये अलग अलग ट्रेडिशंस के साथ एक डायलॉग के रूप में बाहर आई हैं, जैसे ब्राह्मण, जैनिज़्म और बाकी चीज़ों के साथ। अब ये जो आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस हैं इन्हें केवल टेक्स्ट में ही प्रिजर्व करके नहीं रखा गया है, बल्कि इन इंटरेक्शन को अलग अलग सेक्रेड प्लेसेस के रूप में भी आइडेंटिफाई किया गया है। जैसे अगर हम अर्लीस्ट टाइम में बात करें तो लोग कुछ प्लेसेस को सेक्रेड मानते थे। इसी तरीके से मॉडर्न टाइम में भी देखने को मिलता है, और इनमें वो साइट्स शामिल हैं जिनमें या कोई स्पेशल ट्री हो या यूनिक रॉक हो या कोई नेचुरल ब्यूटी से संबंधित जगह भी हो सकती हैं। अब ये जो साइट्स होते हैं इनमें एक स्मॉल श्राइन है, अटैच्ड है, और इन्हें चैत्याज कहा जाता है। और बुद्धिस्ट लिटरेचर के अकॉर्डिंग हम देखें तो काफ़ी सारे चैत्याज का मेंशन देखने को मिलता है, और इनमें वो प्लेसेस भी शामिल हैं जो एसोसिएटेड हैं गौतम बुद्ध के जीवन के साथ, जैसे उनका जन्म लुम्बिनी। तो ये अपने आप ही एक सेक्रेड साइट है, और जहाँ पे इन्हें एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया, या जिन्होंने या जहाँ पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ, या इसी तरीके से जहाँ इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई दैट इज़ कुशीनगर। देखिए, इस चैप्टर का मैप 1 है मेजर बुद्धिस्ट साइट। ये मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैप से काफ़ी सारे सवाल आते हैं। इस साल भी सिविल सर्विसेज 2023 में मैप से सवाल आया है, और अगर आप मैप्स को अच्छे से कवर करेंगे तभी आप ऐसे क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे। तो ये लुम्बिनी, कुशीनगर, ये सब तो आपको ध्यान में ही होगा। बट यहाँ पे देखिए जुन्नार, क्योंकि ये केव्स के लिए फेमस है। कारले केव्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। अमरावती काफ़ी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट है, और क्वेश्चन भी जो पूछा गया वो भी अमरावती से संबंधित था। तो मैंने पहले ही डिस्कशन करवा दिए, सिविल सर्विसेज 2023 हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं ना। देखिए, अब हम बात करते हैं इन प्लेसेस की। तो धीरे धीरे ये प्लेसेस को सेक्रेड माना जाने लगा, और 200 सालों के बाद गौतम बुद्ध के 200 सालों के बाद, गौतम बुद्ध के टाइम के 200 सालों के बाद अशोक जो है ये एक पिलर को इरेक्ट करते हैं। कहाँ पे? लुम्बिनी में, बिकॉज ये इस जगह को विजिट करते हैं। देखिए, ये बॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और बॉक्सेस से काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। चैत्या की बात करें तो ये चित वर्ड से डिराइव्ड है। इसका मतलब फ्यूनरल पायर होता है, और ये बाय एक्सटेंशन एक फिनरी माउंड है। तो चैत्या ध्यान रखिएगा, चैत्या और विहार से क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2013 का है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि देखिए, कुछ बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स जो हैं ये चैत्या कहलाते हैं, और जबकि कुछ जो हैं ये विहार कहलाते हैं। इनमें क्या डिफरेंसेस हैं? तो पहला ये कहा जा रहा है कि विहार जो है ये प्लेस ऑफ वर्शिप होता था, और जबकि जो चैत्या है ये ड्वेलिंग प्लेस होता था, यानी एक रहने की जगह होती थी मॉन्क्स के लिए। दूसरा ये कहा जा रहा है कि चैत्या प्लेस ऑफ वर्शिप होता था, जबकि जो विहार है ये ड्वेलिंग प्लेस होता था। तीसरा ये कहा जा रहा है कि जो चैत्या है ये एक स्तूपा होता था फार एंड में केव के, और जबकि जो विहार है ये हॉल होता था, इसी में एक्सियल होता था ये। और चौथा ये कहा जा रहा है कि इनमें कोई डिफरेंस था ही नहीं। तो इसका आंसर क्या है फिर? देखिए, विहार जो ये ड्वेलिंग प्लेस होता है, तो इस तरीके से ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, जबकि जो चैत्या है ये प्लेस ऑफ वर्शिप होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। हम ये डिस्कस करेंगे कि स्तूपास बनाए क्यों जाते थे। तो देखिए, और भी कई सारी जगह हैं जिन्हें सेक्रेड माना जाता है। ऐसा इसलिए बिकॉज जो बुद्ध के रेलिक्स हैं, या जैसे उनके बॉडीली रिमेन्स हो गए, या वो वस्तुएं जो उनके द्वारा यूज़ की गई, ये बरी की गए हैं उन जगहों पे। अब ये इनमें माउंड भी होते हैं, और ये जो माउंड होते हैं वो स्तूपाज कहलाते हैं। और जो स्तूपाज को इरेक्ट करने की ट्रेडिशन है ये प्री बुद्धिस्ट है, यानी बुद्धिज़्म के टाइम से पहले भी ये एग्जिस्ट करती थी, लेकिन ये मेनली बुद्धिज़्म के साथ एसोसिएट की गई हैं। ये सवाल अगर आप देखें सिविल सर्विसेज 2023 का है। आपसे स्टेटमेंट दिए गए थे और बताना था कितने स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। पहला यही कह रहा था कि जो स्तूपा का कॉन्सेप्ट है ये बुद्धिस्ट है ओरिजिन में, लेकिन अभी हमने देखा ये प्री बुद्धिज़्म के टाइम से एसोसिएटेड है, तो ये गलत हो जाता है। और स्तूपा एक जनरली एक रेपोजिटरी होता है रेलिक्स का, तो अभी हमने देखा बिल्कुल सही है ये। और स्तूपा एक वोटिव और कोमेमोरेटिव स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली ये सही है। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट सही होते हैं।
तो इसलिए आप जिस भी बुक को कवर करें बार बार पढ़ें, तभी ये चीज़ें ध्यान रह पाएंगी। अब देखिए, चूंकि इनमें रेलिक्स हैं जो कि सेक्रेड हैं, इस तरीके से एंटायर स्तूपा को भी वेनरेट किया जाता है एक बुद्ध से या बुद्धिज्म से एसोसिएटेड एम्बेलम के रूप में। और एक काफ़ी फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, नाम है अशोक वदान। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट अशोक वदान के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अशोक ने डिस्ट्रीब्यूट किया बुद्ध के रेलिक्स को पोर्शंस में, और हर इंपॉर्टेंट सिटी, हर इंपॉर्टेंट टाउन में, और ऑर्डर किया कि इन जगहों पे स्तूपाज कंस्ट्रक्ट किए जाएं। और 2nd सेंचुरी BCE तक काफ़ी सारे स्तूपाज कंस्ट्रक्ट किए गए, जिनमें भारहूत, सांची, सारनाथ ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। तो नाम ध्यान रखिएगा भारहूत का। वैसे भी आर्ट एंड कल्चर में आप ज़रूर नाम पढ़ेंगे भारहूत, सांची, सारनाथ का, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा फेमस और इम्पोर्टेंट है। देखिए, स्तूपाज बनाए कैसे गए, तो इंस्क्रिप्शन ये बताते हैं कि जो रेलिंग पिलर हैं स्तूपाज के, इनमें डोनेशन वगैरह भी शामिल हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने डोनेशन दी, जिनमें राजा वगैरह जनरली होते थे, सातवाहन से एसोसिएटेड है मेनली। और जो गिल्ड वगैरह होते हैं, गिल्ड क्या होता था, मर्चेंट्स का ग्रुप होता था, और जिनमें आइवरी वर्कर हैं, इन्होंने फाइनेंस किया था सांची के गेटवे को। तो एक तरीके से आप कह लें कि सभी लोगों का सहयोग यहाँ पे देखने को मिलता है। काफ़ी सारे जो हज़ारों डोनेशन है, ये वुमेन मैन इनके द्वारा भी दिए गए, और इनमें इनका नाम भी शामिल है, या कई बार ये जिस जगह से बिलोंग करते हैं इनके नाम भी इंस्क्रिप्शन में शामिल किए गए हैं। और भिक्षुज और भिक्षुनीज ने भी काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन दिया इन मॉन्यूमेंट्स के निर्माण में। देखिए, स्तूपाज बनाए क्यों गए, इस पे एक सोर्स 8 है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये महापरिनिबान सूत्र से लिया गया। तो महापरिनिबान आप समझ सकते हैं किस तरीके से स्टोरी से एसोसिएटेड होगा, सुत्त पिटक से संबंधित है। तो बुद्ध ले डाउन है, और आनंद इनसे ये सवाल करते हैं, व्हाट आर वी टू डू लॉर्ड विद द रिमेन्स ऑफ द तथागत। तथागत बुद्ध का ही अन्य नाम है। तो बुद्ध उस टाइम पे रिप्लाई करते हैं कि खुद को हिंडर मत करो बाय ऑनरिंग द रिमेन्स ऑफ तथागत, और जीलस रहो और अपने खुद के इंटेंट के लिए फिर काम करो। तो वही बात है, अपोह दीपो भवा वाली बात है, अपना दीपक स्वयं बनो। और इसके बाद काफ़ी जब प्रयास किया जाता है आनंद के द्वारा, तो बुद्ध स्वयं बताते हैं कि जहाँ पे 4 क्रॉस रोड्स हैं, उन्हें एक थुपा इरेक्ट करना है। देखिए, पाली में स्तूप को थुपा कहा जा रहा है, और तथागत के लिए, और जो भी यहाँ पे गार्लैंड, परफ्यूम ये चीज़ें शामिल करेगा उन, या सैल्यूटेशन प्रदान करेगा। काम ऑफ हार्ट दैट सेल लॉन्ग बी टू देम फॉर अ प्रॉफिट एंड जॉय। तो डेफिनेटली एक तरीके से आप कह लें कि बुद्ध से ही एसोसिएटेड है स्तूपा डायरेक्टली, बट जो स्तूपा का स्ट्रक्चर्स है वो प्री बुद्धिस्ट टाइम से भी देखने को मिलता है। नाउ बात करते हैं स्तूपा के स्ट्रक्चर की। तो देखिए, जो स्तूपा है ये संस्कृत वर्ड है, और जिसका मतलब होता है हीप, और ये ओरिजिनेट हुआ है सेमी सर्कुलर माउंड ऑफ कार्थ के रूप में, जिन्हें अंड के रूप में कहा जाता है। ग्रेजुअली एक इवॉल्व करता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के रूप में, जिनमें राउंड और स्क्वायर शेप भी बैलेंस किए जाते हैं। अंड के ऊपर हर्मिका देखने को मिलती है, जो कि एक बालकोनी की तरह की स्ट्रक्चर है, जो कि रिप्रेजेंट करती है अबोर्ड ऑफ गॉड्स को। देखिए, स्तूपा के स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, मेंस में भी ये काफ़ी काम आएगी आपके। ये वाला पार्ट देखिए हर्मिका कहलाता है, बालकोनी लाइक स्ट्रक्चर हमने ये कवर किया था, और ये पूरा पोर्शन अंड है। इसके बाद ऊपर में अगर आप देखें तो छतरी है, और ये प्रदक्षिणा पथ है, और ये वाला जो पार्ट है ये प्रदक्षिणा पथ कहलाता है, ये दोनों पार्ट, और ये मेढी कहलाती है। सामने वाला ये हिस्सा वेदिका कहलाता है, और ये जो गेटवे है इसका ये बाहरी हिस्सा तोरण कहलाता है। तो हर्मिका के ऊपर एक मास्ट है, एक तरीके का झंडा होता है जो कि यष्टि कहलाता है, ऑफन सरमाउंटेड बाय छतरी या अम्ब्रेला कहलाता है। और आफ्टर अराउंड द माउंट वाज अ रेलिंग सेपरेटिंग द सेक्रेड स्पेस फ्रॉम द सेक्युलर वर्ल्ड। तो ये रेलिंग भी हमने देखा एक तरीके से। और जो ईयरली स्तूपाज हैं सांची और भारहूत में, ये प्लेन है, और केवल इनमें स्टोन रेलिंग है जो मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं, जो कि एक तरीके से रिजेंबल करता है बम्बू या वुडन फेंस को। और जो गेटवेज हैं जिनको काफ़ी कार्व किया गया है, और ये चारों दिशाओं में 4 कार्डिनल पॉइंट्स में देखने को मिलते हैं। वर्शिपर्स एंटर करते हैं किस तरीके से, तो ईस्टर्न गेटवे के थ्रू, और इसके बाद वॉक करते हैं माउंट के चारों ओर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जिनमें जो माउंट है ये राइट की दिशा में होती हैं। सन के कोर्स थ्रू द स्काई को ये इमिटेट करती है। इसके बाद जो माउंट है स्तूपाज की, ये एलाबोरेटरी कार्व की गई विथ नीचेज एंड स्कल्पचर्स एज एट अमरावती एंड शाहजी की डेहरी इन पेशावर पाकिस्तान। देखिए, नाउ बात करेंगे स्तूपाज के डिस्कवरिंग की, किस तरीके से अमरावती और सांची के स्तूपाज प्रकाश में आते हैं। देखिए, प्रत्येक स्तूपा का अपना इतिहास होता है, और काफ़ी सारे जो एक स्तूपा के राउंड काफ़ी सारी जो संबंधित घटनाएं हैं वो देखने को मिलती हैं।
देखिए बट हिस्ट्री की कई सारी डिस्कवरीज भी हैं। जैसे अगर हम 1796 में बात करें तो एक लोकल राजा होते हैं जो कि अमरावती के स्तूपा के र्यून्स पर टेम्पल बनाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि स्टोन को यूज किया जाए। मे बी उन्हें ये भी लगता है कि कुछ ट्रेजर्स या खजाने भी इसके नीचे होंगे। कुछ सालों के बाद एक ब्रिटिश ऑफिसर आते हैं, कॉलिन मैकेंजी। काफ़ी प्रसिद्ध नाम है अगर आप आर्कियोलॉजी में देखें तो, बिकॉज कॉलिन मैकेंजी ने ही विजयनगर के र्यून्स को डिस्कवर किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सीडीएस में पूछा गया और एनडीए में भी। विजयनगर, ठीक है, विजयनगर एम्पायर के र्यून्स को डिस्कवर किया जाता है। इसके अलावा हम्पी के र्यून्स को भी मैकेंजी के द्वारा ही डिस्कवर किया जाता है। इनका नाम क्या है? कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी ही भारत के पहले सर्वेयर जनरल थे। हु वॉज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया? तो आंसर होगा कॉलिन मैकेंजी। देखिए मैं फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ तो कॉलिन मैकेंजी का नाम आएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल, तब आंसर होगा जेम्स रेनेल। देखिए ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, वही चीज़ें मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ। तो जेम्स रेनेल है बिकॉज इन्हें ही काम सौंपा जाता है बंगाल प्रेसिडेंसी की मैपिंग करने का। ये बंगाल प्रेसिडेंसी के काफ़ी आप कह लें कि सटीक नक्शे बनाते हैं। तो जेम्स रेनेल फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल थे। जबकि फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ क्या पूछा जाए, इंडिया पूछा जाए, तब आप क्या आंसर करेंगे? कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी को आपको होल्ट मैकेंजी से कंफ्यूज नहीं करना है। होल्ट मैकेंजी ने 1822 में महालवारी सिस्टम की शुरुआत करी। तो महालवारी सिस्टम का नाम किससे एसोसिएटेड है? होल्ट मैकेंजी के साथ एसोसिएटेड है, ना कि कॉलिन मैकेंजी के साथ। तो दो अलग अलग पर्सन है, मैंने साथ में डिस्कस कर लिया बिकॉज दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो कॉलिन मैकेंजी फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, इसके अलावा विजयनगर हम्पी के र्यून से संबंधित है, उन्हें डिस्कवर किया गया है। जबकि होल्ट मैकेंजी ने 1822 में महालवारी सिस्टम की शुरुआत की थी। हालांकि देखिए मैकेंजी को बहुत सारे स्कल्पचर्स वगैरह मिले थे और इन्होंने इस पर काफ़ी प्रयास भी किया, डिटेल्स ड्राइंग बनाने की बनाया भी इन्होंने, बट इन रिपोर्ट्स को कभी प्रकाशित नहीं किया गया। 1854 में अगर हम बात करें गुंटूर के कमिश्नर की, तो इनका नाम था वाल्टर एलियोट। ये भी अमरावती को विजिट करते हैं और बहुत सारे स्कल्पचर पैनल को कलेक्ट करते हैं और अपने साथ मद्रास ले आते हैं। और चूंकि ये अपने साथ इसे लेकर के आते हैं इन स्कल्पचर पैनल्स को, इसलिए इन्हीं के नाम पे कहा जाता है एलियोट मार्बल्स के नाम से। और इसके अलावा वेस्टर्न गेटवे के रिमेन्स को भी ये डिस्कवर करते हैं और इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जो अमरावती का स्ट्रक्चर है ये लार्जेस्ट और सबसे मैग्निफिसेंट बुद्धिस्ट स्तूपास एवर बिल्ट, यानी अभी तक का बनाया गया सबसे मैग्निफिसेंट बुद्धिस्ट स्तूपा है। कौन सा? अमरावती वाला। तो ये नाम अभी देखिए सिविल सर्विसेज में पूछा भी गया, वाल्टर एलियोट वाला। सो देखिए ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2023 में पूछा गया। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री अलेक्जेंडर रिया, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सीवेल, जेम्स बुर्गेस एंड वाल्टर एलियोट। तो यहाँ लास्ट में वाल्टर एलियोट का नाम है। तो ऑब्वियसली आर्कियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, अभी हमने देखा गुंटूर से इन्होंने काफ़ी सारी डिस्कवरीज करी हैं और इनके नाम पे वाल्टर या एलियोट मार्बल्स भी कहलाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होता। तो फैक्चुअल सवाल पूछे जा रहे हैं तो फैक्चुअल प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। और इस तरीके के अगर आपको यूनिक चीज़ें मिले हैं थीम्स एनसीईआरटी में, हालांकि हमने पूरा अच्छे से डिस्कस किया है तो एक एक इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर भी करी हैं, तो उन चीज़ों को ज़रूर नोट डाउन करके रखें बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें प्रिपेयर करना। देखिए 1850 के दशक तक आते आते अमरावती के कुछ स्लेव्स जो हैं ये अलग अलग जगहों पे भी ले जाए जाते हैं। जैसे बंगाल में एशियोटिक सोसाइटी की बात करें तो इनमें, या फिर मद्रास के इंडिया ऑफिस में, और कुछ तो इवन लंदन में भी ले जाए जाते हैं। तो एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात आई है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि ये किस ईस्वी में और किनके द्वारा फाउंड की गई। हमने बहुत बार डिस्कस किया है बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इन स्कल्पचर्स को ढूंढना कोई बहुत नई बात नहीं थी और अडॉर्निंग द गार्डन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स, अगर कोई भी न्यू ऑफिशियल वगैरह आते थे तो उनके लिए एक बहुत ही आम बात थी स्कल्पचर्स वगैरह को हटाना, डिस्प्लेस करना, जो ओरिजिनल साइट्स है उन जगहों से हटाना। ये चीज़ें पहले भी बहुत बार की गई। हालांकि कुछ हिस्टोरियंस और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका एक तरीके से इस पॉइंट ऑफ व्यू से अलग व्यू भी रखा, जिनमें एच कोल का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। देखिए एच कोल भी काफ़ी फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हैं और ये क्यूरेटर थे। 1880 में इन्हें क्यूरेटर बनाया गया था एंशिएंट मोनूमेंट्स का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही मैं आपको बता रहा हूँ।
क्यूरेटर ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट्स कौन थे 1880 में, किन्हें बनाया गया, एच कोल को। और काफ़ी फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हैं। इवन इनका ये कहना था कि इन्हें ये काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, सुसाइडल जैसे वर्ड इन्होंने यूज़ किए। इट सीम्स टू मी अ सुसाइडल एंड इनडिफेंसिबल पॉलिसी टू अलाउ द कंट्री टू बी लूटेड ऑफ ओरिजिनल वर्क्स ऑफ एंशियंट आर्ट। यानी जो प्राचीन कला है, एंशियंट आर्ट है, उनके ओरिजिनल वर्क्स को लूटना और इस चीज़ को अलो करना, अब कहीं से भी नहीं लगता कि इसे किसी भी तरीके से डिफेंस किया जाएगा किसी भी आर्ग्यूमेंट पर। और ये बहुत ही बुरी बात एच कोल को लगी, बिकॉज एंशियंट आर्ट के साथ छेड़छाड़ बहुत ही गलत माना गया। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा गया कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। इवन इन्होंने यह भी कहा कि जो म्यूजियम्स हैं इनमें प्लास्टर कास्ट फेसिमाइल्स ऑफ स्कल्पचर्स होने चाहिए, जबकि जो ओरिजिनल्स हैं इन्हें ओरिजिनल प्लेस पर ही रखा जाना चाहिए। तो एक तरीके से इन सीटू प्रिजर्वेशन की बात की गई इनके द्वारा। इन सीटू के बारे में आपने एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा कि जो स्पीसीज़ है उन्हें उनके ओरिजिनल प्लेस में जब रखा जाता है तो ये इन सीटू कहलाता है। तो इन सीटू प्रिजर्वेशन की इन्होंने बात की, और हालांकि ये सक्सीड नहीं हो पाए जब बात आई अमरावती के स्कल्पचर्स की, तो लेकिन सांची के केस में ये चीज़ अडॉप्ट कर ली गई ना। देखिए सवाल ये उठता है कि अमरावती के स्कल्पचर्स को क्यों डिस्प्लेस किया गया अलग अलग जगहों में, जबकि सांची किस तरीके से सरवाइव कर गई। तो इसका आंसर ये दिया जा सकता है कि मे बी जो अमरावती है ये काफ़ी पहले डिस्कवर्स कर ली गई हो, और स्कॉलर जब तक समझ पाते हैं कि हाँ एंशियंट आर्ट भी काफ़ी महत्व रखता है और जो भी स्कल्पचर्स वगैरह मिले हैं इनका काफ़ी प्रमुख स्थान होगा, तो उससे पहले ही स्कॉलर्स इन चीज़ों को समझ पाते हैं, उससे पहले ही ये चीज़ें एक तरीके से साइट से रिमूव कर दी गई। जबकि सांची जो है ये 1818 में डिस्कवर की जाती है, और जिनमें से 4 में से जो 3 गेटवे होते हैं वो तो बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन पे होते हैं, जबकि जो 4th वाला होता है ये स्पॉट पे ही लाए होता है, और माउंड वेयर इट हैड फॉलन एंड द माउंड वाज इन गुड कंडीशन। तो माउंड जो है वो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में होती है, लेकिन जो 4th गेट है ये फॉलन होता है। और ये भी सजेस्ट किया जाता है कि जो गेटवे है इसे या तो पेरिस या लंदन ले जाया गया था। और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे सांची को बिल्कुल एक तरीके से आप कहें बाकी अमरावती या अदर स्कल्पचर के साथ हम कंपेयर करें तो उसके मुकाबले सही स्थिति में होते हैं। इवन जो महाचैत्य है अमरावती में ये इज नाउ जस्ट एन इनसिग्निफिकेंट लिटिल माउंड। तो अमरावती के जो महाचैत्य हैं ये एक तरीके से केवल एक माउंड के रूप में बच गए हैं, और जो इनकी ग्लोरी थी इनिशियली इससे ये कम्प्लीटली डिन्यूड हो गए हैं। देखिए नाउ हम बात करते हैं स्कल्पचर्स की। तो अभी हमने देखा कि इस तरीके से स्तूपास के स्कल्पचर्स को रिमूव किया गया और बहुत सारे जगहों में इंक्लूडिंग यूरोप ट्रांसपोर्ट किया गया, और ये दिस हैपेंड पार्टली बिकॉज दोज हु सॉ देम कंसिडर्ड देम टू बी ब्यूटीफुल एंड वैल्यूएबल। तो ऐसा ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट रीज़न और फैक्टर रहा होगा कि चूंकि ये स्कल्पचर्स काफ़ी ब्यूटीफुल और एक तरीके से वैल्यूएबल लगे तो इन्हें ट्रांसपोर्ट किया गया, और खुद के लिए जिस तरीके से यूरोप और बाकी देशों में ट्रांसपोर्ट किया गया, तो हम काफ़ी हद तक यही रीज़न ठहरा सकते हैं कि इन्हें काफ़ी वैल्यूएबल और ब्यूटीफुल समझा गया होगा। अगर हम बात करें स्टोन की स्टोरीज़ की तो इसमें आप फिगर 4.13 को देखिए, इस फिगर को फर्स्ट साइट में ये देखने को मिल रहा है कि जो स्कल्पचर्स हैं ये एक तरीके से रूरल सीन को डिपिक्ट कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र को डिपिक्ट कर रहे हैं, जिनमें जो हट और ट्रीज ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जबकि आर्ट हिस्टोरियन जिन्होंने केयरफुली स्टडी किया है इस स्कल्पचर्स को, इनका ये कहना है कि ये एक सीन है वसंतरा जातक से। जातक टेल्स के बारे में हमने पढ़ा है ऑलरेडी, लास्ट के लेक्चर्स उम्मीद है आपने अच्छे से कवर किए होंगे। तो वसंतरा जातक के अकॉर्डिंग इसका ये कहना है कि ये जो स्टोरी है ये डील करती है एक जेनरस प्रिंस के साथ, एक काफ़ी उदार राजा होते हैं जो अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को दान देते हैं, और इसके बाद ये फॉरेस्ट में रहने के लिए चले जाते हैं अपने वाइफ और चिल्ड्रन के साथ। तो इस केस में भी हम यही कह सकते हैं कि जो इतिहासकार हैं वो कंटेक्चुअल मीनिंग को समझने का प्रयास करते हैं टेक्सचुअल एविडेंस के मुकाबले, कि स्कल्पचर्स की मीनिंग क्या निकल करके आ रही होगी, तो इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। नाउ बात करते हैं वर्शिप के सिंबल्स की। देखिए आर्ट हिस्टोरियंस को काफ़ी सारी फेमिलियरिटी भी लेनी पड़ती है हेजियोग्राफीज के साथ, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ किसी भी स्कल्पचर्स को स्टडी करनी है जो एक किसी रिलीजन से संबंधित है तो उसमें हेजियोग्राफी का काफ़ी बड़ा रोल होगा। हेजियोग्राफी क्या होती है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, देखिए ये हमने बॉक्स में डिस्कस किया था, और पिंक बॉक्सेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हेजियोग्राफी एक तरीके की बायोग्राफी होती है जो किसी रिलीजियस लीडर की होती है। तो ऑब्वियसली हेजियोग्राफी के अकॉर्डिंग क्या है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति एनलाइटनमेंट कहाँ प्राप्त होती है, तो महाबोधि वृक्ष के नीचे मेडिटेट करते हुए, मेडिटेटिंग अंडर अ ट्री। और बहुत सारे जो अर्लियर स्कल्पचर्स हैं ये बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में नहीं प्रेजेंट करते हैं।
तो ये चीज़ भी है। इंस्टेड ये इन्हें किस तरीके से सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिंबल का काफ़ी बड़ा रोल है। जैसे अगर हम एम्प्टी सीट की बात करें तो एम्प्टी सीट ये रिप्रेजेंट करती हैं कि गौतम बुद्ध मेडिटेट कर रहे हैं, तो मेडिटेटिंग पोजीशन को एम्प्टी सीट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और जबकि जो स्तूपा है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, तो ये महापरिनिर्वाण को रिप्रेजेंट करती हैं। जबकि एक और सिंबल जो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है वो है व्हील, और व्हील रिप्रेजेंट करती है पहले उपदेश को। पहला उपदेश कहाँ दिया गया गौतम बुद्ध के द्वारा, तो ये सारनाथ में दिया गया था। तो ये 3 सिंबल है, इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर एम्प्टी सीट की बात करें तो ये मेडिटेशन को दिखाता है, स्तूपा की बात करें तो महापरिनिर्वाण को रिप्रेजेंट करता है, जबकि अगर हम बात करें व्हील की तो ये सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया गया इस चीज़ को इंगित करता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए, काफ़ी आसान है और अभी ही हमने डिस्कस किया है, और हालांकि इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर डिस्कस करूंगा। ईयरली बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स डिड नॉट सॉ बुद्धा इन ह्यूमन फॉर्म, तो अभी ये चीज़ हमने कवर करी कि ईयरली बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स जो हैं इनमें बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाया गया। तो किन किन सिंबल्स का यूज किया गया है बुद्धा के प्रेजेंस को दिखाने के लिए ईयरली स्कल्पचर्स के द्वारा? क्या एम्प्टी सीट और स्तूपा का ही यूज किया गया केवल? क्या व्हील और ट्री का यूज किया गया केवल? क्या व्हील, ट्री और स्तूपा का यूज किया गया केवल? या एम्प्टी सीट, व्हील, ट्री और स्तूपा इन सभी चीज़ों का यूज किया गया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर जरूर डिस्कस करेंगे। इसके आगे के टॉपिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं, तो आने वाले लेक्चर्स में हम उन टॉपिक्स को भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से इसी रूप में कवर करेंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो सीरीज से हेल्प मिल रही होगी। आपने राय था विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।